आज हम रिसर्च करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के स्टॉक के ऊपर। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चरिंग करता है बीओपीपी, ब्लोन पीपी, पीई एंड सीपीपी फिल्म्स की। ये फिल्म्स फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल यूजेज के काम आती हैं। कंपनी के पास 33 सालों का एक्सपीरियंस है और कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं 5 अलग अलग कंट्रीज़ में। अब इसके अलावा अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 72% रेवेन्यू फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से आता है और बाकी 28% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल यूजेज से आता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार कंपनी के इंडस्ट्रियल आउटलुक पर नजर डाल लेते हैं कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसका क्या आउटलुक है। कंपनी आपका फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करती है। ग्लोबली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में 3.94% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फोरकास्ट करा गया है अगले 5 सालों के लिए। मतलब ग्लोबली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री अगले 5 सालों तक 3.94% से ग्रो करेगी। इसके अलावा देखा गया है कि पिछले लास्ट डिकेड में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में और ट्रेडिशनल पैकेजिंग कॉन्टिन्यूसली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से रिप्लेस की जा रही है। अब अगर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट की बात करें तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मेनली आपके फूड के लिए यूज होती है विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ द टोटल मार्केट। इसके अलावा इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू IPEF, with retail accounting for 70% of the sales. The Indian food processing industry, which contributes to 32% of the overall food market, ranks 5th in production, consumption and export and is one of the country's most important industry. तो अगर फूड के सेगमेंट में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक काफ़ी बड़ा शेयर है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही है। इसके अलावा अब स्पेसिफिक टू इंडिया सेक्टर की अगर बात करें, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 12.6% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी पैकेजिंग में मेनली फूड और नॉन फूड 2 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। फूड के लिए रिटॉर्ट पाउच, मीट रैप, इजी पीलिंग लिड्स, वेफर बैग जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है और नॉन फूड के लिए ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, लिक्विड पैकेजिंग, प्रोडक्ट लेबल ये सब बनाती है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें जहां से कंपनी का 28% रेवेन्यू आता है, कंपनी वहां पर सोलर पैनल बैक शीट्स बनाती है। इसके अलावा वायर एंड केबल ओवर रैप, फ्लेक्सिबल सर्किट्स, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, बारकोड लेबल्स और ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देखा जाए तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसका फायदा आपको ये हो सकता है कि कल को अगर किसी एक इंडस्ट्री में डाउन टर्न आता है या किसी एक इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है तो उसका कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर करता है। अब अगर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कंपनी की 70% सेल US, इंडिया और थाईलैंड से आती है। सो कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी ग्लोबल है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है कंपनी के पास। इसके अलावा अगर कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। मतलब कंपनी की जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका वो 95% यूटिलाइज कर लेती है, बिकॉज ऑफ विच कंपनी का मार्केट शेयर थाईलैंड में 25% है और इंडिया में 10% के अराउंड है। क्योंकि कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है इसीलिए वो अब अपना एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी इम्प्लीमेंट कर रही है, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। सो फॉर दैट कंपनी ने टर्की, USA और थाईलैंड में एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं जो साल 2022-23 के एंड तक वो इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रही है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो अगर टेक्निकल चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का जो अभी करंट मार्केट शेयर प्राइस है वो 50-day DMA और 200 DMA से नीचे चल रहा है। मतलब इसका शेयर प्राइस अभी 200-day मूविंग एवरेज और 50-day मूविंग एवरेज से कम है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 23.6% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है पिछले 5 सालों में। कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दे रही है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60.2% का। डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया किसी एक साल में उसका कितना % वो आपको एज अ डिविडेंड दे रही है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60.2% का है तो कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया उस साल में उसका 60% वो आपको एज अ डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कंपनी की सेल्स लगभग 3 गुना हो गई है। साल 2011 में सेल 2441 करोड़ थी जो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 7217 करोड़ हो गई है।
इसके अलावा पिछले 10 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 6 टाइम्स हो गया है। ये 253 करोड़ से आपका 1345 करोड़ हो गया है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी के पिछले कुछ सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम रहे थे, बट अब जाकर साल 2016 या 2017 से जाकर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव होने लगे हैं और रफली 18 से 20% के आसपास के हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नंबर अगर आपका 18 से 20% के आसपास का, तो ये अच्छा नंबर है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर ये हालांकि बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। कंपनी का जो मेन एक्सपेंस होता है वो कंपनी के रॉ मटेरियल का होता है। कंपनी की जो मेजर एक्सपेंस कॉस्ट होती है वो उसके रॉ मटेरियल की होती है। इसके अलावा अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 205 रुपए पर शेयर कमाए हैं। कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हुए ये अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है। कंपनी का शेयर प्राइस 1700 रुपये के आसपास का चल रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी का एक शेयर आपको हर साल 200 रुपये कमा कर दे रहा है और उसका शेयर प्राइस 1700 रुपये के आसपास है, तो लगभग आपकी 8 से 9 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। अब आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर। कंपनी के रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं हर साल। इसके अलावा कंपनी की बोरोइंग्स भी रिसेंट ईयर में बढ़ी हैं, बट आप देख सकते हैं कंपनी की बोरोइंग्स जितनी बढ़ी हैं उससे ज़्यादा कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रही है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। क्योंकि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है, तो हो सकता है उस पर्पज से कंपनी ने कुछ बोरोइंग्स ली हों। बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमेशा पॉजिटिव रहा है पिछले 10 सालों में। मतलब कंपनी अपने ऑपरेशन से एक पॉजिटिव कैश जनरेट करने में सक्सेसफुल रही है। अब अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईआईज ने सितंबर क्वार्टर में अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज करा है। अगर इसके हम पब्लिक इन्वेस्टर्स में आए तो इसमें एक एस इन्वेस्टर डॉली खन्ना का भी नाम आता है, जिन्होंने सितंबर क्वार्टर में अपना शेयर होल्डिंग थोड़ा सा कम करा है। बहुत ज़्यादा कम नहीं करा है, तो आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो डॉली खन्ना अभी भी इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं, तो जहाँ तक है ये कंपनी के लिए शेयर के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक है। अब एक बार इसके नंबर्स की समरी पर ओवरव्यू डालते हैं। कंपनी का पी रेशियो 8.58 का है, वो हमने देखा ही था कि कंपनी का शेयर प्राइस 17 से 61 रुपये है और ईपीएस उसका 205 रुपये है, तो आपका पी रेशियो निकल कर आएगा लगभग 8.5 का। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 5 सालों का 12.8% है, जो काफ़ी कम है, बट अगर आप रिसेंट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो 18% के अराउंड आता है, जो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा कंपनी में लगा रखा है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर दे पा रही है। इसके अलावा बात करें तो कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी है। अब बात करते हैं कि कंपनी को किस किस चीज़ों से रिस्क है या कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पर किन किन चीज़ों का एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहला रिस्क जो है कंपनी को वो है कंपटीशन एंड बिजनेस साइकिल रिस्क। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसमें इंडस्ट्री मार्जिन जो है वो लार्जली इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करा है, क्योंकि ये कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं है या कोई इस इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट एंट्री या एग्जिट बैरियर नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में यूजुअली आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। सो वैल्यू एडिशन क्या होता है कि जो आपने पेट फिल्म बनाई है उसमें और उसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस में क्या फ़र्क है। जब भी डिमांड और सप्लाई इस प्रोडक्ट की फेवरेबल होती है तब सप्लायर्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, और जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है प्रोडक्ट की तो सप्लायर्स को प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर एक तो कंपनी को बिजनेस साइकिल का रिस्क है और कंपटीशन से रिस्क है, जिसकी वजह से उसके मार्जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये लिखा मिल जाएगा। ठीक है, अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अलग अलग लोकेशंस पे डाइवर्सिफाइड करी हुई हैं। सिमिलरली कंपनी की सेल्स भी इंटरनेशनली ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में होती है, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी हद तक इस रिस्क को मिटिगेट कर पाती है, क्योंकि यूएस और यूरोप में इतना ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन नहीं है, तो वो वहाँ पर एक अच्छे प्राइसेस को मेंटेन कर पाती है। अगला जो रिस्क है कंपनी को जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क। प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क क्या है, जो बेसिक रॉ मटेरियल पेट फिल्म में यूज होता है वो है पेट रेजिन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पीटीए एंड एमईजी। नाउ दिस बीइंग अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, इसके प्राइसेस क्रूड ऑयल के प्राइसेस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नाउ दैट वी नो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी
काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ सकता है। ठीक है नाउ, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो एक मेजर पार्ट होता है टोटल कॉस्ट का। द कॉस्ट ऑफ रेजिन इज द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, हेंस एनी एडवर्स फ्लक्चुएशन इन द कॉस्ट ऑफ पेट रेजिन can impact the company's operating margin depending upon the company's ability to pass on the cost increase to its customers. So largely यहाँ पर जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हमने देखा भी था कि पिछले कुछ सालों में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम थे, जो अभी रिसेंट ईयर्स में जाकर इम्प्रूव हुए हैं। As selling prices are usually negotiated on a monthly and quarterly basis in a balanced demand-supply situation, the company is able to adjust the selling prices following any changes in PET resin cost and other operating cost. Although this happens usually with a time lag varying between 1 to 3 months depending upon the region and prevailing demand and supply conditions. तो जो कंपनी इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट का इंक्रीज है ये कस्टमर्स को पास ऑन तो कर पाती है, बट यूजुअली 1 से 3 महीने बाद कर पाती है। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने का रिस्क है या जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट होने का रिस्क है, वो एक कंपनी के लिए बड़ा रिस्क है, विच इज योर प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क। सो ये दो रिस्क है कंपनी को, जो मेजर रिस्क है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये था हमारा रिसर्च पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के स्टॉक के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।